बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम एजाज़ हैदर है। ताज़ा तरीन ख़बरों और तजज़ियों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको ताज़ा तरीन तबसरे और तजज़िये मिलते रहें। हालिया दिनों में पिछले वीक में आपने बहुत सारी डेवलपमेंट्स देखी होंगी पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले से। हमारे वज़ीर-ए-आज़म 2 दफ़ा उस असेंबली में तशरीफ़ लाए जिसमें वो तकरीबन 2 साल में बहुत कम आए थे और अपोजिशन के बार बार मुतालबात के बावजूद वो असेंबली में नहीं आए। हालांकि उन्होंने जब असेंबली में हलफ उठाया था उसके बाद अपनी पहली ही तकरीर में कहा था कि मैं हर हफ्ते असेंबली में आया करूँगा और 1 घंटा मैं यूरोप की हुकूमतों की तर्ज पे सवालों के जवाब दिया करूँगा, मसले मसाइल सुना करूँगा और पार्लियामेंटेरियंस के जो क्वेरीज़ होंगी उनका जवाब दिया करूँगा। मगर वो सारे वादे उनके दूसरे वादों की तरह जो कि इलेक्शन से पहले उन्होंने बहुत बुलंद बांग दावे किए थे वो उसकी तरह हवा हो गए। और बजट से 1 दिन पहले आए और उन्होंने तकरीबन 1.5 घंटे की तकरीर की। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका लहजा पहले की निस्बत बहुत धीमा था और साफ महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। उन्होंने ख़ुद अपनी तकरीर में कहा जी कि -1 की बातें हो रही हैं और अगर मैं माइनस हो भी गया तो मेरी जगह जो भी आएगा वो एहतसाब का अमल या इस तरह का कोई निज़ाम रुकेगा नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है या मेरा कोई ज़ाती प्रखाश नहीं है। ये लफ्ज़ लहजा और ये अल्फाज आज से अगर कुछ 4 महीने पहले अगर चले जाएं तो उससे बहुत मुख्तलिफ है। जो कि उस वक़्त वो कहा करते थे कि मैं NRO नहीं दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, एहतसाब चलता रहेगा और हर एक को अंदर जाना पड़ेगा जिसने करप्शन की है। करप्शन को लेके आज तक बहुत सारे दावे किए गए मगर कोई ऐसी करप्शन साबिका हुकूमत की या जो हुक्मरान थे उनकी अभी तक सामने नहीं आई कि जिसको लेके कहा जा सकता है कि ये वाकई ये करप्शन का कोई बहुत बड़ा केस पकड़ा गया है। जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म जब अपोजिशन में थे वो कहा करते थे कि इस मुल्क में 10 अरब रुपए की रोज़ाना करप्शन होती है और अगर ऊपर वाला ठीक हो तो निचले जो है वो ऑटोमेटिकली करप्शन रुक जाती है। वज़ीर-ए-आज़म ने उस वक़्त भी अपोजिशन में होते हुए बहुत दावे किए थे कि जी जब ईमानदार क़यादत हो तो बैरून मुल्क से भी लोग अपनी इन्वेस्टमेंट भी भिजवाएंगे, अपने रेमिटेंस भी भिजवाएंगे और यहाँ टैक्स कलेक्शन भी रिकॉर्ड लेवल तक जाएगी। और मगर 2 साल में अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ भी ना हो सका। अब बड़े बावसूगा बाखबर ज़राए से पता चल रहा है कि मुक़्तदर हलकों ने जो फ़ैसला कन क़ुव्वतें हैं पाकिस्तान की, उन्होंने इस हुकूमत को और वज़ीर-ए-आज़म को साफ झंडी दिखा दी है। उन्होंने कहा जी कि 2 साल हमने बहुत कोशिश की है, आपको चलाया भी है, आपको संभाला भी है और हर जगह पे आपको सेव भी किया है मगर अभी तक जो कारकर्दगी है वो वैसी की वैसी है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है आवाम को रिलीफ़ देने के हवाले से और कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जिसको लेके मज़ीद आपको बैकअप दिया जाए। और उन्होंने साफ कह दिया है जिसकी वजह से वज़ीर-ए-आज़म को ख़ुद असेंबली में आके और अपने इत्तेहादियों से मुलाकातें करने पड़ रही हैं, इशाइये देने पड़ रहे हैं ताकि बजट तो पास हो गया है मगर जो अभी तक सूरत हाल है वो ख़ासी गंभीर है और मुख्तलिफ़ वज़ीरों की तरफ से भी ऐसी आपस में लड़ाइयों की बातें आ रही हैं और बहस मुबाहिसे चल रहे हैं। अगर हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से सिर्फ़ देखा जाए तो अभी तक वही है इंतकाम इंतकाम और इंतकाम और एहतसाब एहतसाब और एहतसाब। कोई मेगा प्रोजेक्ट कोई नज़र नहीं आ रहा, कोई ऐसा मंसूबा अवामी फ़लाह बहबूद का सिवाय एक एहसास प्रोग्राम के जो कि साबका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जिसको नाम चेंज करके इन्होंने एहसास का नाम रखा है। और उसमें कहा जा रहा है कि 144 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके हैं मगर अवामी लेवल तक वो ऐसी कोई तकसीम या कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रही, कोई ऐसे इकदाम नज़र नहीं आ रहे। और कहा यह जा रहा है कि हुकूमत को और वज़ीर-ए-आज़म को एक लिमिटेड टाइम दे दिया गया है कि अगर इसके अंदर अगर आपने अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर ली तो शायद आप मज़ीद चल सकेंगे, अदरवाइज़ आप
فارغ ہو جائیں گے۔ اس لیے قوم کو بہت جلد ایسی خوشخبری، کیونکہ اس حکومت میں ایسا کچھ نہیں نظر آ رہا کہ وہ ایسی چل سکے اور کوئی عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے پہ کام کر سکے یا ریلیف دے سکے۔ یہی وزیر اعظم جب اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم اپنے ارکان اسمبلی کو، صوبائی اور قومی اسمبلی کو کوئی ترقیاتی بجٹ نہیں دیں گے۔ اب انہوں نے بجٹ بھی دیے ہیں اور بہت بھاری بجٹ بھی دیے ہیں، مگر اگر کسی بھی علاقے میں پاکستان کے جا کے اگر دیکھا جائے تو ایسی کوئی ترقیاتی کام یا کوئی ایسا ترقیاتی منصوبہ کوئی چھوٹے لیول پہ، گلی محلے کے لیول پہ کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا۔ عوام پریشان ہے اور اوپر سے مہنگائی ان کی کمر توڑ رہی ہے، اور کارکردگی جو گورنمنٹ کی ہے وہ بالکل اس وقت زیرو ہے۔ انہیں بھی احساس ہے کہ جس طریقے سے ہم نے کیسز بنائے ہیں اپوزیشن کے یا سابقہ حکمرانوں کے، جن منصوبوں کو لے کے اگر ہم بھی منصوبے بنائیں گے یا کوئی میگا پروجیکٹ بنائیں گے یا کوئی ایسی چیزیں ترقیاتی شروع کریں گے تو اس کو لے کے کل کو ان پہ بھی وہی گرفت آ سکتی ہے جو اس وقت سابقہ حکمرانوں پہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بجلی ایک بہت بڑا فیکٹر ادا کرنے والی ہے۔ اس وقت بجلی کا بحران شدید ترین ہو رہا ہے۔ کرونا کی وجہ سے صنعتیں اور بزنسز بند ہیں، مگر اس کے باوجود بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے کراچی میں 15 گھنٹے سے زیادہ ہو رہی ہے، اور ملک کے باقی حصوں میں بھی 6 سے 8 گھنٹے اعلانیہ اور غیر اعلانیہ ہو رہی ہیں۔ تو اس کے علاوہ بجلی کی قیمتوں میں بھی بے پناہ اضافہ ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔ بجٹ کو لے کے بجٹ میں کوئی ٹیکس تو نہیں لگایا گیا، مگر پیٹرول کی قیمت ایک دم سے راتوں رات بڑھا دی گئی ہے۔ تو بجلی کا جو بحران ہے وہ آئندہ دنوں میں شدید ترین ہونے والا ہے، اور یہ عوام پہ بجلی بن کے گرنے والا ہے۔ ہم اس وقت دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پہ اور اس عوام پہ اپنا رحم کرے اور اپنا کرم کرے، حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔